वेलकम एवरीवन, रिफ्लेक्टिव माइंड में आप सभी का स्वागत है। टुडे वी गोइंग टू डिस्कस अ न्यू टॉपिक फ्रॉम क्लास 12 ज्योग्राफी इंडिया पीपल एंड इकोनॉमी ह्यूमन सेटलमेंट। सो सबसे पहले यहाँ पे सवाल आता है कि ह्यूमन सेटलमेंट का मतलब क्या है। ह्यूमन सेटलमेंट मीन्स क्लस्टर ऑफ dwellings of any type or size where human beings live। घरों का या हाउसेस का एक ऐसा समूह या शेल्टर का एक ऐसा समूह जहाँ पे पीपल रहते हैं, जहाँ पे ह्यूमन रहते हैं, उसे क्या बोलते हैं? ह्यूमन सेटलमेंट कहते हैं। फॉर दिस पर्पस पीपल में इरेक्ट हाउसेस एंड अदर स्ट्रक्चर्स एंड कमांड सम एरिया और टेरिटरी एज देयर इकोनॉमिक सपोर्ट बेस। अपने आर्थिक क्रियाकलाप को कंटिन्यू करने के लिए एक जगह उसे परमानेंटली रहना पड़ता है और इसी पर्पस से वो वहाँ पे ह्यूमन सेटलमेंट को क्या करता है? फॉर्म करता है। द प्रोसेस ऑफ सेटलमेंट इनहेरेंटली इन्वॉल्व्स ग्रुपिंग ऑफ पीपल एंड अप्रोप्रिएटिंग ऑफ टेरिटरी एज देयर रिसोर्स बेस। हमने क्या बताया अभी कि हर जगह इंसान कुछ ना कुछ इकोनॉमिक एक्टिविटी करता है और उसी इकोनॉमिक एक्टिविटी को स्मूथली करने के लिए उसे परमानेंटली वहाँ पे अपना शेल्टर को बनाना पड़ता है। और सेटलमेंट की बात करें, सेटलमेंट एक आध घर से नहीं, वो कई सारे घरों से मिलकर और कई सारे लोगों से मिलकर बनता है। जब हम लोग यहाँ पे एक ग्रुप ऑफ पीपल की बात करते हैं तो बायोलॉजी में या साइकोलॉजी में एक टर्म यूज़ करते हैं, इंस्टिंक्ट ऑफ ग्रेगरियसनेस। हिंदी में हम उसे सामूहिकता की मूल प्रवृत्ति कहते हैं। सामूहिकता की मूल प्रवृत्ति या इंस्टिंक्चुअल फीचर इंसान में एक ऐसा होता है, बाय बॉर्न होता है कि वो समूह में ही रहना चाहता है और इसी बायोलॉजिकल इनबिल्ट इनहेरेंट फीचर के कारण ही ह्यूमन सेटलमेंट का फॉर्मेशन होता है। फैमिली बनती है, सोसाइटी बनती है, हमारा कल्चर या हमारा अपना सिविलाइजेशन डेवलप होता है। सेटलमेंट वेरी इन साइज, वो साइज में वेरी कर सकता है और वो टाइप में भी वेरी कर सकता है। दे रेंज फ्रॉम अ हैमलेट टू मेट्रोपॉलिटन सिटीज़। अब देखिए बच्चे, यहाँ पे कुछ स्पेसिफिक टर्मिनोलॉजीज आपको आएंगे और उन्हीं टर्मिनोलॉजी को साथ साथ यहाँ पे समझते हुए भी चलना है। आप लोगों ने मेट्रो सिटी का नाम सुना होगा, तो मेट्रोपॉलिटन सिटीज हम लोग आगे के चैप्टर में पार्ट ए में फंडामेंटल्स ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी में भी हमें ह्यूमन सेटलमेंट को करना है। तो वहाँ पे हम लोग मेट्रोपॉलिटन सिटी, मेगा सिटी, टाउन, सिटी, कॉर्नरबोलिस, उन सबको डिटेल में करेंगे यहाँ पे। लेकिन यहाँ पे मेट्रोपॉलिटन का मतलब क्या होता है कि कोई भी एक ऐसी सिटी, कोई भी एक ऐसा अर्बन साइट जिसका पॉपुलेशन मिनिमम 10 लाख हो, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? मेट्रो सिटी कहते हैं। लेकिन यहाँ पे एक बड़ा यूनिक सा टर्म आया होगा, आप लोगों में से बहुत कम लोगों ने इस टर्म को पहले कभी सुना होगा, उसे हम लोग हैमलेट कहते हैं। क्या कहते हैं? हैमलेट। तो हैमलेट का मतलब क्या होता है? अ स्मॉल सेटलमेंट जनरली वन स्मॉलर देन अ विलेज। एक विलेज से एक छोटे सेटलमेंट को हम लोग जनरली क्या कहते हैं? हैमलेट। तो ये यहाँ पे क्या बताया जा रहा है कि ह्यूमन सेटलमेंट एक छोटे हैमलेट के फॉर्म में भी हो सकता है और वो मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ के फॉर्म में भी हो सकता है। विद साइज द इकोनॉमिक कैरेक्टर एंड सोशल स्ट्रक्चर ऑफ सेटलमेंट चेंजेस एंड सो डू इट्स इकोलॉजी एंड टेक्नोलॉजी। सेटलमेंट के अकॉर्डिंग, सेटलमेंट का साइज समय के अकॉर्डिंग चेंज होता है और वहाँ पे होने वाला फंक्शन और आसपास के एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग भी वो अपने आप को टेक्नोलॉजिकल चेंजेस के अकॉर्डिंग चेंज करता रहता है। सेटलमेंट कुड बी स्मॉल, वो छोटा भी हो सकता है, एंड स्पार्सली स्पेस्ड, वो छोटा भी हो सकता है और वहाँ पे घर एक दूसरे से बहुत ज़्यादा दूर दूर भी हो सकते हैं। दे में ऑल्सो बी लार्ज, वो बड़े भी हो सकते हैं, एंड क्लोजली स्पेस्ड भी हो सकते हैं। यहाँ पे क्या बताया जा रहा है कि एक छोटा गांव है और वहाँ पे घर एक दूसरे से दूर दूर भी हो सकते हैं, या फिर कुछ यूँ कहें कि एक बहुत बड़ा गांव हो सकता है जहाँ पे घर एक दूसरे के नज़दीक नज़दीक भी हो सकते हैं। द स्पार्सली लोकेटेड स्मॉल सेटलमेंट्स आर कॉल्ड विलेजेस। अब देखिए बच्चे, यहाँ पे विलेजेस का डेफिनेशन दिया गया है। द स्पार्सली लोकेटेड स्मॉल सेटलमेंट्स आर कॉल्ड विलेजेस।
स्पेशलाइजिंग इन एग्रीकल्चर और अदर प्राइमरी एक्टिविटीज़। अर्बन एरिया में और रूरल एरिया में, वन ऑफ देम इज हैमलेट, वन ऑफ देम इज विलेज, दोनों में एक सबसे बड़ा डिफरेंस अभी करेंगे थोड़ी देर में। दोनों में फिलहाल एक सबसे बड़ा डिफरेंस याद रखिएगा कि जो अर्बन एरिया होता है वो नॉन प्राइमरी एक्टिविटी ज़्यादा करता है, उसका 75% पीपल का इन्वॉल्वमेंट नॉन प्राइमरी एक्टिविटी में होगा। बट वहीं अगर रूरल एरिया की बात करें तो वहाँ पे मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन का जो एंगेजमेंट होगा वो प्राइमरी सेक्टर में या प्राइमरी एक्टिविटी में ज़्यादा होगा। On the other hand, there are fewer but larger settlements which are termed as urban settlements, specializing in secondary and tertiary activities. The basic differences between rural settlement and अर्बन सेटलमेंट्स। अब देखिए बच्चे, यहाँ पे हमने क्या बताया कि अर्बन एरिया में और रूरल एरिया में क्या डिफरेंस है, लेकिन यहाँ से बहुत सारा सवाल बनता है कि अर्बन सेटलमेंट में और रूरल सेटलमेंट में क्या डिफरेंस है। हम इस पेज के डिफरेंस को भी देखेंगे और हमने इसमें अलग से एक स्लाइड भी ऐड किया है, उसमें भी कुछ यूनिक डिफरेंसेस के पॉइंट दिए हुए हैं, हम उसे भी देखते हुए चलेंगे। द रूरल सेटलमेंट डिराइव देयर लाइफ सपोर्ट फॉर बेसिक इकोनॉमिक नीड्स बेस्ड ऑन प्राइमरी एक्टिविटी। तो रूरल लाइफ प्राइमरी एक्टिविटी पर बेस ज़्यादा होता है, बट अगर अर्बन सेटलमेंट की बात करें वो नॉन प्राइमरी एक्टिविटी लाइक सेकेंडरी, टर्सरी, क्वाटरनरी, क्वीनरी एक्टिविटीज़ में वहाँ के पीपल का इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा होता है। प्रोसेसिंग ऑफ रॉ मटेरियल्स सेकेंडरी एक्टिविटीज़, मैन्युफैक्चरिंग सेकेंडरी एक्टिविटीज़ ऑफ फिनिश्ड गुड्स ऑन द वन हैंड एंड अ वेराइटी ऑफ सर्विसेज ऑन द अदर। तो मैन्युफैक्चरिंग सर्विसिंग जो नॉन प्राइमरी एक्टिविटी है वो अर्बन एरिया में ज़्यादा है। एग्रीकल्चर की बात करें, फार्मिंग की बात करें, सेरिकल्चर की बात करें, एपीकल्चर की बात करें, फिशिंग की बात करें, माइनिंग, क्वायरिंग, दे ऑल आर प्राइमरी एक्टिविटी जो मोस्टली रूरल सेटअप से जुड़ा हुआ होता है। सिटीज़ एक्ट एज नोड्स ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। हमने प्रीवियस सर्विसेज की वीडियो में हमने नोट्स के बारे में, लिंक के बारे में, ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क के बारे में डिटेल में किया और हमने उसमें एक पॉइंट ऐड किया था कि उसे लाइफ लाइन कहते हैं। जैसे हमारे बॉडी में जो सर्कुलेटरी सिस्टम होता, आर्टरीज का, वेन्स का जो रोल होता है, वही एक डेवलप्ड इकोनॉमी में ट्रांसपोर्टेशन और कम्युनिकेशन का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। प्रोवाइड गुड्स and services not only to urban dwellers but also to the people of the rural settlement in their hinterland। अब देखिए बच्चे, यहाँ पे एक टर्म आ रहा है हिंटरलैंड। हिंटरलैंड का सिंपल सा एक मतलब समझिए कि कोई भी एक एरिया है, मान लीजिए ये इंडिया, अगर ये एक कोई एक सेंटर है, लाइक अगर मैं बोल लूँ ये मुंबई है, और मुंबई अपने बैकग्राउंड के एक बहुत बड़े एरिया को अगर अपनी सर्विस दे रहा है या सर्विसिंग कर रहा है, तो किसी भी मेजर एरिया, मेट्रोपॉलिटन एरिया की बात करें, मेगापॉलिटन एरिया की बात करें या कोई बहुत बड़े सिटी की बात करें, वो अपने बैक या वो अपने पीछे के बहुत बड़े एरिया को अगर वो इकोनॉमिकली, फाइनेंशियली अगर वो सपोर्ट कर रहा है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट के द्वारा, प्रोडक्शन के द्वारा, मैन्युफैक्चरिंग के द्वारा, प्रोसेसिंग के द्वारा, या किसी भी इकोनॉमिक एक्टिविटी के द्वारा वो जो सपोर्ट कर रहा है, तो इस सिटी से जुड़े हुए उसके एक बहुत बड़ा जो उसका जो एक बैकग्राउंड का जो एरिया होता है, उसका जो एक रूरल एरिया होता है, उसका जो एक बड़े एरिया को अब यहाँ पे क्या बोल सकते हैं हम लोग, हिंटरलैंड कहते हैं यहाँ पे। तो सिटीज़ को एक बहुत बड़ा इकोनॉमिक ग्रोथ का सेंटर माना गया है और वहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन फैसिलिटीज़ डेवलप होने के कारण अर्बन एरिया सिर्फ अपने अर्बन लोगों को ही नहीं बल्कि वो आसपास की रूरल पीपल्स को भी अपनी अलग अलग प्रकार की सर्विसेज या अलग अलग प्रकार की एक्टिविटीज़ के द्वारा उसे फैसिलिटी प्रोवाइड कराता है। दिस फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन अर्बन एंड रूरल सेटलमेंट, तो यहाँ पे आप एक अर्बन और रूरल सेटलमेंट के बीच में एक प्रकार का फंक्शनल रिलेशनशिप देख रहे हैं और यही नोड, लिंक, एजेस, वर्टिसाइस या वर्टेक्स के माध्यम से उनके बीच में एक प्रकार का फंक्शनल रिलेशनशिप भी बनता है। हमने प्रीवियस वीडियो में ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क के बारे में बताया था कि कैसे ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क के द्वारा अलग अलग सिटीज़ आपस में जुड़ते हैं, उनके बीच में लिंकेजेस बनता है और उसमें रूरल एरियाज अर्बन एरिया से होता हुआ उस पूरे एरिया का एक ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क डेवलप होता है। रूरल एंड अर्बन सेटलमेंट्स डिफर इन टर्म्स ऑफ सोशल रिलेशनशिप ऑल्सो। सामाजिक रिलेशनशिप में भी रूरल और अर्बन एरियाज में एक बहुत बड़ा डिफरेंसेस हमें देखने के लिए मिलता है। एटीट्यूड एंड आउटलुक, रूरल पीपल आर लेस मोबाइल,
गांव घर के लोगों में उतनी सोशल मोबिलिटी, उनका उतना सोशल मूवमेंट एज कंपेयर टू अर्बन एरियाज ज़्यादा नहीं होता है। सोशल रिलेशंस एमंग देम आर इंटीमेट, उनमें ज़्यादा डीप रूटेड होता है रूरल एरियाज़ में। लेकिन अर्बन एरियाज़ में लोग प्रोफेशनल ज़्यादा होता है, वहाँ पे कमर्शलाइजेशन ज़्यादा दिखता है, वहाँ पे वो अपने वर्क में फोकस ज़्यादा होते हैं, तो एक दूसरे के लिए वहाँ पे उन्हें उतना ज़्यादा टाइम नहीं होता, या स्पेंड करने के लिए वहाँ पे उतना ज़्यादा वक्त उन्हें नहीं मिलता है। इन अर्बन एरियाज ऑन द अदर हैंड वे ऑफ लाइफ इज़ कॉम्प्लेक्स एंड फास्ट एंड सोशल रिलेशंस आर फॉर्मल। वहाँ पे अपने काम से मतलब शहरी एरिया में लोगों को ज़्यादा होता है, ज़्यादातर लोगों की बात कर रही, एक एवरेज यहाँ पे चीज़ों की बात यहाँ पे ज़्यादा हो रही है। अब रूरल और अर्बन सेटलमेंट को आप इस इमेज के द्वारा यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे देखिए बहुत ऊंची ऊंची यहाँ पे बिल्डिंग्स वगैरह दिख रहे हैं यहाँ पे, तो ये एक अर्बन सेटअप को दिखाता है। लेकिन अगर इसके नीचे देखें तो ये एक रूरल सेटअप को दिखाता है। चलिए अब इस स्लाइड के द्वारा इस अर्बन और रूरल सेटलमेंट में क्या डिफरेंस है आप उसको और ज़्यादा अच्छे तरीके से समझने की कोशिश करिए। मतलब क्या होता है, अ सेटलमेंट वेयर द पॉपुलेशन इज़ वेरी हाई एंड हैज़ द फीचर ऑफ बिल्ट एनवायरनमेंट इज़ नोन एज अर्बन। तो अर्बन एरिया में पॉपुलेशन हमेशा बहुत ज़्यादा होगा, अर्बन एरिया साइज़ में ज़्यादा होगा, बट रूरल एरियाज़ में पॉपुलेशन थोड़ा सा कम होता है और वो अर्बन एरिया के आउटस्किट्स में क्या होता है, जो उसके बाहरी किनारे पे जनरली होता है, उसे क्या बोलते हैं, रूरल कहते हैं। इंक्लूड्स की बात करें तो कौन कौन सा एरिया अर्बन में आ सकता है, सिटीज़, टाउन्स। लेकिन अगर विलेज की बात करें, रूरल की बात करें तो विलेजेस, हैमलेट। लाइफ की बात करें अर्बन एरिया में फास्ट और वो कॉम्प्लिकेटेड ज़्यादा है, लेकिन रूरल एरिया में सिंपल लाइफ, सादा जीवन, उच्च विचार बोलते हैं जिसे, सिंपल लाइफ, रिलैक्स्ड लाइफ, मीनिंगफुल लाइफ हमें रूरल एरियाज़ में ज़्यादा दिखता है एज़ कम्पेयर टू अर्बन एरियाज़। एनवायरनमेंट की बात करें तो अर्बन एरियाज़ में एक आइसोलेशन दिखता है, अपने काम से मतलब ज़्यादा दिखता है, नेचर से वहाँ पे अलगाव है, वहाँ पे एक आर्टिफिशियल ह्यूमन मेड एनवायरनमेंट से ज़्यादा प्रॉक्सिमिटी दिखती है अर्बन एरियाज़ में। लेकिन अगर गांव की एरिया की बात करें, रूरल एरियाज़ की बात करें, खेत खलियान की बात करें, फार्म की बात करें, तो वहाँ पे नेचर के प्रति कनेक्टिविटी हमारी रूरल एरियाज़ में ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू अर्बन एरियाज़। अर्बन एरियाज़ में नॉन एग्रीकल्चरल वर्क, नॉन प्राइमरी वर्क ज़्यादा है, लेकिन अगर रूरल एरियाज़ में प्राइमरी एक्टिविटीज़ ज़्यादा होती है। पॉपुलेशन अर्बन एरिया में डेंसली होता है, बहुत ज़्यादा, पर यूनिट एरिया में पॉपुलेशन का साइज बहुत ज़्यादा होता है। और रूरल एरियाज़ में चूंकि लोग कम होते हैं, एरिया बड़ा होता है, तो वहाँ पे पर यूनिट एरिया में लोगों की संख्या उतनी ज़्यादा नहीं होती है, इसलिए वो स्पेशली पॉपुलेटेड होता है। अर्बन एरियाज़ हाईली इंटेंसिव होता है, सोशल रिलेशनशिप के मामले में फॉर्मल ज़्यादा होता है, प्रैक्टिकल ज़्यादा होता है, ज़्यादा टाइम देने वाला नहीं होता है। और रूरल एरियाज़ की बात करें तो वहाँ पे लेस इंटेंसिव नेचर हमें देखने के लिए मिलता है। डिस्कशन को आगे बढ़ाते हुए अब यहाँ पे एक टर्म दिख रहा है, टाइप्स ऑफ रूरल सेटलमेंट। जब हम लोग रूरल सेटलमेंट, और इसके बाद एक और वीडियो हमारी आएगी इस पे जिसको हम लोग बोलते हैं अर्बन सेटलमेंट, तो रूरल सेटलमेंट और अर्बन सेटलमेंट में दो बातें आपको ध्यान से समझनी है। एक होता है सेटलमेंट का टाइप, ओके, और एक होता है सेटलमेंट का पैटर्न। तो टाइप में और पैटर्न में क्या डिफरेंस है, आप इसे इस स्लाइड से, आप इसे इस स्लाइड से समझने की कोशिश करिए, ठीक है। टाइप में और पैटर्न में डिफरेंस होता है। देखिए यहाँ पे हमने रूरल सेटलमेंट के टाइप को बताया है और यहाँ पे हमने पैटर्न को बताया, और इसके साथ ही यहाँ पे आपको दो इमेज भी दिख रहे हैं। टाइप का मतलब क्या होता है, रेफर्स टू हाउ द पीपल ऑफ अ कम्युनिटी लिव इन रिलेशन टू द लैंड। घर आपस में एक दूसरे से साथ साथ या एक दूसरे के साथ साथ बने हुए हैं या एक दूसरे से दूर दूर बने हुए हैं, इसके आधार पे सेटलमेंट का टाइप डिसाइड होता है। जैसे आप यहाँ पे कॉम्पैक्ट सेटलमेंट के टाइप को देख रहे हो, अभी करेंगे सेटलमेंट के टाइप को थोड़ी देर में डिटेल में। लेकिन शेप का मतलब क्या होता है, पैटर्न का मतलब क्या होता है कि घर पास पास है या नज़दीक हैं, वो किस प्रकार के ज्योमेट्रिकल शेप को, किस प्रकार के ज्यामितीय आकार
को वो फॉर्म कर रहा। शेप का मतलब क्या होता है, पैटर्न का मतलब क्या होता है कि जब कई प्रकार के शेप्स कंटिन्यू में होने लगते हैं। अगर मैं बोलूं कि ये एक रेक्टेंगुलर शेप है, अगर ये शेप कंटिन्यू में अगर होता जा रहा है तो इसी को हम लोग मैथ्स में या ज्योमेट्री में क्या कहते हैं, पैटर्न कहते हैं। जैसे आप कई बार सड़क पे देखिएगा कि वहाँ पे कई बार लाइन खींची हुई होती है वाइट कलर से, लेकिन जब वही लाइन कंटिन्यू में हमें रोड के आर पार होते हुए दिखती है तो हम उसे ही जेब्रा क्रॉसिंग कहते हैं। तो जेब्रा क्रॉसिंग क्या है, एक पैटर्न है ना, वो कई सारे लीनियर शेप के द्वारा या लीनियर शेप से मिलके बना हुआ है। तो यहाँ पे पैटर्न का मतलब क्या है, रेफर टू द शेप ऑफ अ कम्युनिटी, शेप ऑफ अ कम्युनिटी बेस्ड ऑन हाउ इट अरेंजेस हाउसेस। घर पास पास हैं या दूर दूर हैं, उनके अरेंजमेंट से किस प्रकार का ज्योमेट्रिकल शेप बन रहा है। आप यहाँ पे क्या देख रहे हैं, एक लीनियर शेप बन रहा है। लीनियर का मतलब रैखिक का बोल सकते हो। तो लीनियर वो कैनाल के बगल में हो सकता है, रोड के बगल में हो सकता है, रेलवे पटरी के बगल में हो सकता है, किसी रिवर के बैंक पे हो सकता है। तो हम लोग इन सभी सेटलमेंट के पैटर्न्स को करेंगे आने वाली वीडियो में इन डिटेल में। तो लेकिन यहाँ पे हमने किन दो चीज़ों को बताने की कोशिश करी है, एक है टाइप, एक है पैटर्न। घर के नज़दीक होने के कारण या दूर होने के कारण किस प्रकार का एक वहाँ पे सेटलमेंट का टाइप बन रहा है, या घर के नज़दीक या दूर दूर होने के कारण किस प्रकार का एक ज्योमेट्रिकल अरेंजमेंट वहाँ पे दिख रहा है, ज्योमेट्रिकल शेप वहाँ पे फॉर्म हो रहा है, हम उसे क्या बोलेंगे, पैटर्न बोलेंगे। डिस्कशन पे वापस लौटते हैं। तो यहाँ पे टाइप्स ऑफ रूरल सेटलमेंट में कौन सी बातें रखी जा रही है, टाइप्स ऑफ सेटलमेंट आर डिटरमाइंड बाय द, किस चीज़ के द्वारा डिसाइड होता है, एक्सटेंट ऑफ बिल्टअप एरिया। बिल्टअप एरिया का मतलब क्या होता है कि जिस भी एरिया में जो भी हाउसेस बने हुए उसका एक्सटेंशन कितना है, वो कितने बड़े एरिया में फैला हुआ है, और दो घर के बीच में कितना डिस्टेंस है, कितनी प्रॉक्सिमिटी है, या कितना ज़्यादा वो स्पेस्ड वे में है, या कितने दूरी के साथ वो बने हुए हैं। एंड इंटर हाउस डिस्टेंस in India, compact or clustered village of a few hundred houses is a rather universal feature। तो यहाँ पे बिल्टअप एरिया एक्सटेंट और इंटर हाउस के बीच का डिस्टेंस, यहाँ पे भी कई बार ऑब्जेक्टिव में या एमसीक्यू में सवाल आता है कि टाइप्स ऑफ सेटलमेंट को इंडिया में किस चीज़ के आधार पे डिसाइड किया गया है। तो बिल्टअप एरिया का एक्सटेंड क्या है और दो घर के बीच में दूरी कितना है, इंटर हाउस डिस्टेंस और बिल्टअप एरिया एक्सटेंशन के आधार पे हम लोग ह्यूमन सेटलमेंट को यहाँ पे कई भागों में देखते हैं। इंडिया में जनरली कंपैक्ट, क्लस्टर्ड, न्यूक्लिएटेड, या बोल सकते हैं कि ज़्यादा घने आबादी वाले या ज़्यादा घने जहाँ पे घर एक दूसरे के ज़्यादा नज़दीक होते हैं, उस प्रकार का सेटलमेंट टाइप भी हमें यहाँ पे ज़्यादातर देखने के लिए मिलता है। और ये ज़्यादातर हमें पर्टिकुलरली इन नॉर्दर्न प्लेन्स, हाउएवर देयर आर सीवरल एरियाज, बहुत सारे ऐसे एरियाज भी हैं जहाँ पे दूसरे प्रकार के भी रूरल सेटलमेंट का फॉर्म हमें देखने के लिए मिलता है। तो यहाँ पे आगे वाले लाइन में कौन सी बातें बताएगी कि कौन कौन सा ऐसा फैक्टर्स है और ऐसे परिस्थितियां हैं या कंडीशन हैं जो अलग अलग प्रकार के रूरल सेटलमेंट्स के टाइप को क्या करते हैं, डिसाइड करते हैं। तो अगर यहाँ से सवाल आता है कि इंडिया में टाइप्स ऑफ रूरल सेटलमेंट को डिसाइड करने वाले कौन कौन से फैक्टर्स है, टाइप्स ऑफ रूरल सेटलमेंट का जो डिवीज़न है वो बिल्टअप एरिया एक्सटेंट और इंटर हाउस डिस्टेंस के आधार पे हो रहा है, लेकिन कौन कौन से फैक्टर इन दोनों फैक्टर को भी फर्दर क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं या अफेक्ट करते हैं। तो यहाँ पे आपको 3 मेजर फैक्टर्स दिख रहा है अगर आप ध्यान से देखें तो। पहला फैक्टर इसमें दिख रहा है फिजिकल फैक्टर, सेकंड फैक्टर इज कल्चरल एंड इथनिक फैक्टर्स, एंड द थर्ड फैक्टर इज सिक्योरिटी फैक्टर्स। अब इन फैक्टर्स को अगर इन डिटेल करें, फिजिकल फैक्टर में नेचर ऑफ टेरेन, माउंटेन है, प्लेटू है, प्लेन है, वैली एरिया है, ऑल्टीट्यूड उसका हाइट क्या है, वो ज़्यादा हाइट का है, कम हाइट का है, क्लाइमेट वहाँ पे टेम्परेचर, रेनफॉल, मॉइस्चर, इन सब का कंडीशन क्या है, और सबसे इम्पॉर्टेंट जो लाइफ को सपोर्ट करने के लिए मिनिमम रिक्वायरमेंट है कि उस एरिया में वाटर की अवेलेबिलिटी है या नहीं है। कल्चरल और इथनिक फैक्टर की बात करें तो सोशल स्ट्रक्चर की बात करें, सोशल बॉन्डिंग की बात करें, इंडिया में जो सबसे ज़्यादा दिखता है कास्ट सिस्टम,
रिलीजियस आइडियोलॉजीज, रिलीजियस प्रैक्टिस, ये हमारे किस में आते हैं, कल्चरल एंड इथनिक फैक्टर्स में आते हैं। लेकिन अगर सिक्योरिटी फैक्टर्स की बात करें, जो एक बहुत इंपॉर्टेंट मोटिवेटिंग फैक्टर की तरह हमारे ह्यूमन सेटलमेंट में दिखने के लिए जनरली मिलता है, कि जहाँ पे हम लोग जहाँ पे सिक्योर्ड होते हैं, जहाँ पे हमें किसी प्रकार का चोरी का या किसी प्रकार का थेफ्ट का या किसी प्रकार के रॉबर्स का डर नहीं होता, वहाँ पे हम लोग ज़्यादा बेहतर तरीके से और मोटिवेटिंग तरीके से हम ह्यूमन सेटलमेंट को वहाँ पे बनाते हुए जनरली मोटिवेट होते हैं, आप कह सकते हो। डिफेंस अगेंस्ट द थेफ्ट्स एंड रॉबरीज, तो रूरल सेटलमेंट्स इन इंडिया कैन ब्रॉडली, बड़े पैमाने पे बी पुट इनटू 4 टाइप्स। तो इंडिया में रूरल सेटलमेंट को फिजिकल फैक्टर, कल्चरल एंड इथनिक फैक्टर्स और सिक्योरिटी फैक्टर्स के आधार पे हम लोग 4 बड़े कैटेगरी में या 4 मेजर कैटेगरी में क्या करते हैं, कैटेगराइज करते हैं। द फर्स्ट वन इज क्लस्टर्ड, एग्लोमरेटेड और न्यूक्लिएटेड, देन सेमी क्लस्टर्ड और फ्रेगमेंटेड, हैमलेटेड एंड डिस्पर्स्ड और आइसोलेटेड। तो 4 प्रकार के हैं। अब इन 4 प्रकार के ह्यूमन सेटलमेंट के टाइप्स पे आगे बढ़ने के पहले मैं आपको कुछ यहाँ पे इमेजेस दिखा रहा हूँ, आप उन इमेजेस को पहले देखिए, विजुअलाइज करिए और उसके बाद टाइप्स ऑफ सेटलमेंट को हम यहाँ पे डिटेल में करेंगे। अब आप इस सेटलमेंट के टाइप को देखिए, यहाँ पे आपको एक बहुत बड़ा वैली एरिया दिख रहा है, आसपास का पूरा माउंटेनियस एरिया दिख रहा है और यहाँ पे वैली एरिया, और यहाँ पे आप इन घर को देखिए, ये सारे आपस में एक दूसरे के साथ बहुत ही कम स्पेस के साथ एकदम न्यूक्लिएटेड है, क्लस्टर्ड है। कम्पैक्ट का मतलब क्या होता है, एकदम मैंने डेंसली पॉपुलेटेड तरीके से, डेंस तरीके से एक दूसरे के साथ यहाँ पे क्या है, सेटल्ड हैं। तो इसी प्रकार के सेटलमेंट को ही हम क्या कहते हैं, क्लस्टर्ड और कॉम्पैक्ट और न्यूक्लिएटेड सेटलमेंट कहते हैं। अब यहाँ पे अब इस सेगमेंट से कुछ प्रकार के सवाल कैसे बनते हैं कि ये कहाँ पे पाया जाता है, इस प्रकार के सेटलमेंट का डेवलप होने का रीज़न क्या है, ये दोनों चीज़ों को यहाँ पे हमें विशेष ध्यान देना है पढ़ते हुए। तो डिस्कशन को आगे बढ़ाते हुए, क्लस्टर्ड सेटलमेंट, द क्लस्टर्ड रूरल सेटलमेंट्स इज़ अ कम्पैक्ट और क्लोजली बिल्टअप एरिया। तो बिल्टअप एरिया यहाँ पे क्या होता है, क्लोज होता है। इन दिस टाइप ऑफ विलेज द जनरल लिविंग एरिया इज डिस्टिंक्ट एंड सेपरेटेड फ्रॉम द सराउंडिंग फार्म्स। अब देखिए यहाँ पे क्या बताया जा रहा है कि लोगों का जो फार्म एरिया होता है, लोगों का जो खेत खलियान होता है, उनसे उनका घर अलग होता है। घर सभी एक ही जगह पे, सभी लोगों का घर एक जगह है, फार्म अपनी जगह है, खेत अपनी अपनी जगह है। अगर हर कोई अपने खेत के पास अगर अपना मकान बनाना शुरू कर दे तो कम्पैक्ट या न्यूक्लिएटेड सेटलमेंट का फॉर्मेशन नहीं हो सकता। तो यहाँ पे कहने का मतलब क्या है कि लोगों का फार्म अपनी जगह है, वो दूसरे जगह पे हैं, और लोग रहते हैं दूसरी जगह पे हैं। अब देखिए क्या लिखा हुआ है, एंड सेपरेटेड फ्रॉम द सराउंडिंग फार्म्स, बैंक्स एंड पैस्चर्स, द क्लोजली बिल्ट अप एरिया एंड इट्स इंटरवेनिंग स्ट्रीट्स प्रेजेंट सम रिकग्नाइजेबल पैटर्न और ज्योमेट्रिक शेप, जो मैंने थोड़ी देर पहले बताया पैटर्न में किस किस प्रकार के, यहाँ पे आप देखिए टाइप में भी कुछ स्पेसिफिक टाइप का आपको शेप या पैटर्न दिख सकता है, लाइक रेक्टेंगुलर, रेडियल, लीनियर। अब इन शेप को आप इस इमेज से समझिए ध्यान से, हम लोग करेंगे इसको अगले वीडियो में डिटेल में, लेकिन फिलहाल यहाँ पे समझने के लिए कई प्रकार का शेप बताया गया। ये देखिए रेक्टेंगुलर है, तो रेक्टेंगुलर क्यों दिखता है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द जो फार्म का जो शेप होता है वो रेक्टेंगल या आयत के समान होता है, इसलिए यहाँ पे हमें मोस्ट ऑफ द जो रूरल सेटलमेंट में जो पैटर्न दिखता है स्पेसिफिक टाइप के भीतर में, वो रेक्टेंगुलर दिखता है। लीनियर का मतलब जो मैंने बताया अभी थोड़ी देर पहले, क्या बताया कि रोड या कैनाल या रिवर के बगल में जो हमें एक सेटलमेंट का जो पैटर्न डेवलप होता हुआ दिखता है, और इसे हम लोग कहते हैं रेडियल। तो रेडियल का मतलब क्या होता है कि एक जगह से कई अलग अलग डायरेक्शंस की ओर जो रेडिएट करने का मतलब क्या होता है, फैलना। जो मेजर सड़क की बात करें या स्ट्रीट की बात करें, वो अगर निकलते हुए दिख रहे हैं, तो उसी के अलोंग जिस प्रकार का जो सेटलमेंट पैटर्न डेवलप होता है, हम इसे रेडियल कहते हैं। तो इसे हमने कह दिया रेक्टेंगुलर, इसे हमने कह दिया लीनियर, और इसे हमने कहा रेक्टेंगुलर। Such settlement are generally found in fertile alluvial plains in the northeastern states। नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के जो एलुवियल प्लेन लाइक असम वैली में, ब्रह्मपुत्र वैली में आप इसे जनरली देख सकते हैं। समटाइम्स पीपल लिव इन कम्पैक्ट विलेज फॉर सिक्योरिटी और डिफेंस रीजन। अब यहाँ पे ये सवाल आता है कि लोग कम्पैक्ट विलेज में क्यों रहें,
उनका सेटलमेंट के कम्पैक्टनेस होने का रीज़न क्या? तो एक तो कारण वहाँ पे डिफेंस और सिक्योरिटी पर्पस है। लाइक बुंदेलखंड रीजन, अगर सेंट्रल यूपी और नॉर्दर्न एमपी में देखें, जो बुंदेलखंड का जो एरिया है, झांसी का एरिया है, उन सभी एरिया में है ना रॉबरी का बहुत ज़्यादा संकट पहले था। अभी तो वहाँ पे बहुत हद तक सॉल्व कर लिया गया, लेकिन फिर भी अभी भी वहाँ पे प्रॉब्लम्स है। तो उस कारण से भी, सिक्योरिटी कारण से और डिफेंस पर्पस से भी लोग वहाँ पे एक दूसरे के साथ, एक दूसरे के बगल में घर बनाकर कम्पैक्ट सेटलमेंट बना के वहाँ पे रहना चाहते हैं। यहाँ पे इन इंडिया एंड अब देखिए कहाँ पे, बुंदेलखंड में है, नागालैंड, इन राजस्थान, स्कार्सिटी ऑफ वाटर, पानी की कमी के कारण भी एक प्रकार का इस प्रकार का सेटलमेंट क्यों दिखता है कि अगर पानी की कमी है एक जगह, वाटर की अगर इजीली अवेलेबिलिटी है, तो लोग उसी वाटर वाली जगह के आसपास धीरे धीरे करके रहना शुरू करते हैं, क्योंकि उन्हें पानी को कैरी करने के लिए एक बहुत लंबा जोग्राफिकल डिस्टेंस तय ना करना पड़े वहाँ पे। स्कार्सिटी ऑफ वाटर हैज नेसेसिटेड कंपैक्ट सेटलमेंट फॉर मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ऑफ अवेलेबल वाटर रिसोर्सेस। इसे आप इस प्रकार के सेटलमेंट को आप इससे भी समझ सकते हैं। ये देखिए, तो अगर आपको एग्जाम में अगर आपको डायग्राम बनाना हो तो आप इस प्रकार के डायग्राम को बनाइए। ये ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव भी है, जो कि अभी थोड़ी देर पहले जो बनाया उसे ड्रॉ करना बहुत मुश्किल काम होता है, कम समय में आप उसे ड्रॉ नहीं कर सकते। तो इस प्रकार के आप डायग्राम को आप अपने आंसर राइटिंग में जगह जरूर दें। नेक्स्ट है सेमी क्लस्टर्ड सेटलमेंट्स। सेमी क्लस्टर्ड सेटलमेंट का मतलब क्या होता है? सेमी क्लस्टर्ड को आप इस इमेज से समझिए। अब देखिए, इसमें और उसमें आपको थोड़ा सा डिफरेंस क्या दिखेगा कि वहाँ पे कम्पैक्टनेस ज़्यादा था, यहाँ पे कम्पैक्टनेस थोड़ा सा कम है। जब क्लस्टर्ड कुछ स्पेसिफिक कारणों से धीरे धीरे करके वो टूटना शुरू होता है, उसमें एक प्रकार का फ्रेगमेंटेशन देखा जाता है, तो वहीं पे किस प्रकार का सेटलमेंट टाइप डेवलप होता है? हम उसे ही सेमी क्लस्टर्ड कहते हैं। सेमी क्लस्टर्ड और फ्रेगमेंटेड सेटलमेंट में रिजल्ट फ्रॉम टेंडेंसी ऑफ क्लस्टरिंग इन अ रेस्ट्रिक्टेड एरिया ऑफ डिस्पर्स्ड सेटलमेंट। किसी एक एरिया में अगर वहाँ पे रेस्ट्रिक्शन किया गया या रेस्ट्रिक्ट किया गया, अलग अलग कारण हो सकता है वहाँ पे, और उसी कारण से, रेस्ट्रिक्शंस के कारण, जब लोग एक मेजर एरिया में सेटल डाउन ना होके उसके आसपास के एरिया में धीरे धीरे करके सेटल डाउन होना शुरू करते हैं, तो वहीं पे सेमी क्लस्टर्ड सेटलमेंट का टाइप डेवलप होना शुरू होता है। मोर ऑफन सच अ पैटर्न में ऑल्सो रिजल्ट फ्रॉम सेग्रीगेशन और फ्रेगमेंटेशन ऑफ अ लार्ज कॉम्पैक्ट विलेज। तो आसपास में सेंट्रल एरिया में रेस्ट्रिक्शन के कारण भी इस प्रकार का सेटलमेंट टाइप डेवलप होता है, और दूसरा एक बहुत बड़े कॉम्पैक्ट सेटलमेंट के फ्रेगमेंटेशन के कारण, आइसोलेशन के कारण, टूटने के कारण भी सेमी क्लस्टर्ड सेटलमेंट का डेवलपमेंट देखा जाता है। इन दिस केस वन और मोर सेक्शंस ऑफ द विलेज सोसाइटी चूज और इज फोर्स, उन्हें जबरदस्ती फोर्स भी किया जा सकता है कि आप मेन विलेज वाले एरिया से दूर हट के कहीं पे अपना एक अलग विलेज बनाइए, और to live a little away from the main cluster or village. In such cases, generally, the land owning and dominant community occupies the central part of the main village. हमने क्या बताया कि हो सकता है किसी स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ पीपल को फोर्स किया जाए कि आप मेन एरिया को छोड़ के आसपास के एरिया में कहीं पे चले जाइए, तो वहाँ पे डोमिनेशन दिखता है, चाहे वो कास्ट का हो, रिलीजन का हो, या अदर फैक्टर्स के कारण भी यहाँ पे हमें सेमी क्लस्टर्ड सेटलमेंट का टाइप देखने के लिए मिलता है। वेयर पीपल ऑफ लोअर स्ट्रेटा, जो निचले तबके के लोग होते हैं, जिन्हें बड़े तबके के लोग अपने आसपास रहना या उनके आसपास रहना अपनी तौहीन समझते हैं, अपने प्रेस्टीज से जोड़कर देखते हैं, तो कई बार इन सभी सोशल मेल प्रैक्टिसेस के कारण भी एक सेमी क्लस्टर्ड सेटलमेंट का टाइप हमें एक स्पेसिफिक एरिया में डेवलप होता हुआ दिखता है। सोसाइटी एंड मिनियल वर्कर्स सेटल ऑन द आउटर फ्लैंक्स ऑफ द विलेज। अब देखिए, इस प्रकार की विलेज में या इस प्रकार के पैटर्न का या इस प्रकार के टाइप्स का डेवलप होने का रीजन क्या, पैटर्न नहीं बोल सकते, टाइप का डेवलप होने का रीजन क्या है, ये हमने बताया। सच सेटलमेंट्स आर वाइड स्प्रेड इन द गुजरात प्लेन एंड सम पार्ट्स ऑफ राजस्थान। यही सारे एग्जाम्पल आपसे पूछे जाएंगे एग्जाम में कि सेमी क्लस्टर्ड कहाँ पे पाया जा रहा है, क्लस्टर्ड कहाँ पे पाया जा रहा है, हैमलेटेड कहाँ पे पाया जा रहा है, डिस्पर्स कहाँ पे पाया जा रहा है। टाइप का या सेटलमेंट टाइप का जो अगला टाइप है, ये बहुत स्पेसिफिक कंसेप्ट की रिक्वायरमेंट करता है, इसको आप ध्यान से समझिए। ये है
हैमलेटेड सेटलमेंट। अभी थोड़ी देर पहले हमने हैमलेट का मतलब बताया। हैमलेट का मतलब क्या होता है कि कोई भी एक ऐसा स्मॉल सेटलमेंट रूरल सेटअप में जिसका साइज विलेज से छोटा होता है, तो विलेज से छोटे ह्यूमन सेटलमेंट का जो सेटअप होता है हम उसे ही हैमलेट कहते हैं। तो हैमलेटेड सेटलमेंट डेवलप किन परिस्थितियों में होता है? हैमलेटेड सेटलमेंट को आप इस इमेज से समझने की कोशिश करिए। सॉरी, ये नहीं है, ये आपको हैमलेटेड सेटलमेंट दिख रहा है। तो हैमलेटेड का मतलब क्या? एक बहुत बड़ा एरिया है और बहुत बड़े एरिया में कुछ कुछ घर आपको समूह में दिख रहे हैं, लेकिन आसपास के एरिया में आपको ज़्यादातर घर नहीं दिख रहे हैं। तो हैमलेटेड का मतलब कुछ इसी से निकल के सामने आता है। क्या है हैमलेटेड का मतलब? समटाइम्स सेटलमेंट्स इज फ्रेगमेंटेड। फ्रेगमेंट का मतलब क्या? तो टूटना। फ्रेगमेंटेड इनटू several units physically separated from each other bearing a common name। कई बार जो सेटलमेंट होता है वो आपस में ही कुछ अलग अलग एरियाज में, कुछ अलग अलग सब एरियाज में बटा हुआ होता है। जैसे हम लोग, जिसे बंगाली में हम लोग मोस्टली पाड़ा वर्ड यूज़ करते हैं, उसी प्रकार पाड़ा, पन्ना, पल्ली, नागला, धानी, ये सारे जो नाम हैं ये हैमलेटेड सेटलमेंट के लिए ही रीजनल नेम्स आप इसको कह सकते हो। तो कई बार जो बड़ा सा सेटलमेंट होता है वह छोटे छोटे फिजिकल यूनिट में बटा हुआ होता है, टूटा हुआ होता है, फ्रेगमेंटेड होता है, लेकिन उन सब का नाम कॉमन होता है स्पेसिफिक में। जैसे पश्चिम बंगाल में पाड़ा नाम ज़्यादातर यूज़ करते हैं यहाँ पे। दीज यूनिट्स आर लोकली कॉल्ड पन्ना, पाड़ा, पल्ली, नागला, धानी इन वेरियस पार्ट्स ऑफ द country. This segmentation of a large village is often motivated by social and ethnic factor. सोशल फैक्टर के कारण हो सकता है एक ही कास्ट के लोग ज़्यादा हैं, एक ही कम्युनिटी के लोग ज़्यादा हैं, एक ही प्रकार के काम को करने वाले लोग ज़्यादा होने के कारण वो बहुत बड़े एरिया में अपना एक अलग एरिया, सब एरिया बना लेते हैं, जिसे हम लोग हैमलेटेड सेटलमेंट, और वो एक विलेज नहीं होता है। एक विलेज के तहत ही कई छोटे छोटे कंपार्टमेंट, कई छोटे छोटे सब एरियाज होते हैं, इसलिए उसे विलेज नहीं बोलते, इसलिए उसका साइज जनरली विलेज से क्या होता है? छोटा होता है। सच विलेजेस आर मोर फ्रीक्वेंटली फाउंड इन द मिडिल एंड लोअर गंगा प्लेन। देखिए जो मैंने बताया, लोअर गंगा प्लेन में स्पेशली वेस्ट बंगाल आता है, और मिडिल गंगा प्लेन की बात करें तो बिहार, झारखंड और ईस्टर्न यूपी का पार्ट ज़्यादा आता है। तो मिडिल और लोअर गंगा प्लेन में देखने के लिए दिखता है छत्तीसगढ़ एंड लोअर वैलीज ऑफ द हिमालयाज। तो ये होता है हैमलेटेड सेटलमेंट। एक बार डिस्पर्स सेटलमेंट को देख लें, फिर हैमलेटेड में और डिस्पर्स सेटलमेंट के कंपैरिजन को भी हम यहाँ पे इन डिटेल रखेंगे। अब डिस्पर्स का मतलब क्या होता है? आइसोलेटेड। डिस्पर्स का मतलब होता है कि जो एक बहुत बड़े एरिया में फैला होता है, वहाँ पे घर एक दूसरे के नज़दीक नज़दीक बिल्कुल नहीं होते हैं। आप इसे इस इमेज के द्वारा ज़्यादा बेहतर तरीके से आप समझ सकते हैं। अब देखिए इस इमेज में आपको एक बहुत बड़ा एरिया दिख रहा है, वैली का एरिया दिख रहा है, माउंटेनियस एरिया भी दिख रहा है, और यहाँ पे आप दिख रहे हैं कि घर इक्के दुक्के दिख रहे हैं। यहाँ पे एक है, यहाँ पे एक घर है, यहाँ पे है, यहाँ पे, और देखिए आसपास में आपको बहुत ही कम संख्या में आपको घर दिख रहे हैं। इसे ही डिस्पर्स या इसे ही हम लोग आइसोलेटेड सेटलमेंट का टाइप कहते हैं। तो डिस्पर्स और आइसोलेटेड सेटलमेंट का मतलब क्या होता है? ये डेवलप किस कंडीशंस में होता है, या कौन कौन से सर्कमस्टेंसेस है, और ये कहाँ पे देखा जाता है? डिस्पर्स और आइसोलेटेड सेटलमेंट्स पैटर्न इन इंडिया appears in the form of isolated huts और हैमलेट। तो यहाँ पे हैमलेट आइसोलेटेड, वहाँ पे हैमलेटेड सेटलमेंट में एक ही विलेज में कई छोटे छोटे सब एरियाज लाइक पाड़ा बने हुए हैं, तो वो उस विलेज का ही पार्ट है, सिर्फ उसके नाम पाड़ा के नाम के आधार पर अलग अलग। जलपाईगुड़ी में भी, अलीपुरद्वार में भी कई सारे पाड़ाज होंगे, लेकिन वो उस विलेज का ही पार्ट होगा, उसका एक अलग एग्जिस्टेंस नहीं है, वो उसी एरिया में ही पड़ता होगा। लेकिन अगर डिस्पर्स सेटलमेंट की बात करें तो वो बिल्कुल भी आइसोलेटेड होता है, बिल्कुल भी डिस्पर्स होता है एक दूसरे से, आप कह सकते हो। फॉर्म ऑफ आइसोलेटेड हर्ट्स और हैमलेट्स ऑफ फ्यू हर्ट्स इन रिमोट एरियाज में। देखिए जो कि इसमें सबसे बड़ी शर्त क्या, रिमोट एरियाज में होता है, लेकिन हैमलेटेड रिमोट एरियाज में जनरली डेवलप नहीं होता है। तो रिमोट एरियाज़ में चाहे वो जंगल का एरिया हो, माउंटेनियस एरिया हो, हिली एरिया हो, तो वहाँ पे हमें इस प्रकार का सेटलमेंट ज़्यादा देखने के लिए मिलता है। विद फार्म्स एंड
पैस्चर्स ऑन द स्लोप। अपने फार्म के खेत के आसपास लोग अगर बहुत दूर दूर अगर रह रहे हैं या किसी पैस्चर फील्ड के ग्रेजिंग लैंड के आसपास अगर लोग रह रहे हैं, तो यहाँ पे बहुत सारे फिजिकल फैक्टर की बात करें जो इनको आइसोलेट करने में एक की रोल प्ले कर रहा है। यहाँ पे एक्सट्रीम डिस्पर्जन ऑफ सेटलमेंट इज ऑफन कॉज्ड बाई, किन किन कारणों से हो रहा है? एक्सट्रीमली फ्रेगमेंटेड नेचर ऑफ द टेरेन। हो सकता है वहाँ का जो टेरेन का मतलब जोग्राफिकल एरिया, जोग्राफिक एरिया इतना ज़्यादा हॉस्टाइल है कि वहाँ पे साथ साथ रहना पॉसिबल नहीं है। वहाँ पे लैंड का नेचर वहाँ पर ऐसा नहीं है, वाटर की अवेलेबिलिटी वहाँ पर नहीं है ना। जंगल का एरिया वहाँ पे इतना डीप है कि बहुत सारे लोग एक जगह पे नहीं रह सकते। इन सभी कारणों के कारण वहाँ पे हमें सेटलमेंट का टाइप ज़्यादा आइसोलेटेड होते हुए दिखता है। एंड लैंड रिसोर्स बेस ऑफ हैबिटेबल एरियाज, मेनी एरियाज ऑफ मेघालय, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश एंड केरला। अब देखिए मेघालय, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश का एक बहुत बड़े एरिया की बात करें वो माउंटेनियस और हिली टेरेन है, जहाँ पे प्लेन फ्लैट सरफेस बहुत ही कम पाया जाता है और इन सभी एरियाज में बहुत डीप फॉरेस्ट भी पाया जाता है। तो इन सभी कारणों के कारण कि वहाँ पे लोगों को जहाँ पे सुविधा मिली, जहाँ पे उन्हें फैसिलिटी मिली, जहाँ पे उन्हें सेटलमेंट को परमानेंटली सेटल करने का फेवरेबल कंडीशन मिला, वहाँ पे उन्होंने अपने सेटलमेंट को बना लिया। वहाँ पे केरला हैव दिस टाइप ऑफ सेटलमेंट। अगर इसे इमेज के द्वारा या एग्जाम में अगर इसके लिए इमेज बनाना चाहें तो आप इस इमेज को वहाँ पे डिस्पर्स के लिए आप बना सकते हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे अभी थोड़ी देर पहले आप लोगों ने हैमलेटेड के बारे में पढ़ा और डिस्पर्स के बारे में पढ़ा, तो दोनों में आपको कुछ कन्फ्यूज़न हो रहा होगा कि हैमलेटेड में भी दूर दूर हैं, डिस्पर्स में भी दूर दूर हैं। फिर ये कंडीशन कैसे फिर हम लोग दोनों को अलग अलग करें, या दोनों में कई बार ये डिफरेंस भी आता है कि हैमलेटेड में और डिस्पर्स में क्या डिफरेंस है, क्लस्टर्ड में सेमी क्लस्टर्ड में क्या डिफरेंस है, क्लस्टर्ड में हैमलेटेड में क्या डिफरेंस है, और क्लस्टर्ड और आइसोलेटेड में क्या डिफरेंस है। तो इन सभी टाइप्स के बीच के डिफ्रेंशिएटिंग पॉइंट्स को भी समझना है क्योंकि एग्जाम में आप बेहतर आंसर राइटिंग कर सके। अब देखिए इस स्लाइड में हमने हैमलेटेड सेटलमेंट के कुछ स्पेसिफिक टाइप को उस किताब से ही ड्रॉ करके यहाँ पे एक जगह पे इसे अरेंज किया है, आप इसे समझिए। दिस सेटलमेंट दीज सेटलमेंट्स आर फ्रेगमेंटेड into several units separated from each other, thus one side is easily recognizable and other houses are physically separated। जैसे पाड़ा की बात करें है ना, तो पाड़ा में घर बना हुआ होता है लेकिन एक पाड़ा को आप दूसरे पाड़ा से इजीली फिजिकली अलग कर सकते हैं, देख सकते हैं, उसे रिकग्नाइज कर सकते हैं। ये होता है हैमलेटेड सेटलमेंट में। नेम्स सच एज पाड़ा, पन्ना, पाली, धन्नी, ये सारी चीज़ें होती हैं एंटायर एरिया में। बिकॉज ऑफ इंक्रीजिंग प्रेशर ऑफ अ पॉपुलेशन ऑन एग्जिस्टिंग साइट, पीपल सीक अ प्लेस आउटसाइड द विलेज, दिस हैज़ गिवन राइज टू हैमलेटेड। अब देखिए यहाँ पे लोग अपनी सुविधा के लिए, एक प्रकार के लोगों के बीच में रहने के लिए, एक प्रकार के इकोनॉमिक फंक्शन से जुड़े हुए लोगों के बीच में अपनी सुविधा के लिए वो रहना चाह रहे हैं, इसलिए एक बहुत बड़े विलेज एरिया में ही कुछ स्पेशल फिजिकल सब एरियाज लाइक हैमलेट डेवलप होता है। लेकिन डिस्पर्स में ऐसी बात नहीं है, वहाँ पे फिजिकल कंडीशन के कारण, वहाँ पे फिजिकल कंडीशन उनके फेवर में नहीं है, इस कारण से वहाँ पे होता हुआ दिख रहा है। दे आर फाउंड इन मिडिल गंगास प्लेन, छत्तीसगढ़, तराई रीजन। अब डिस्पर्स सेटलमेंट में देखें, देयर इज अ कंप्लीट डिफ्यूजन, डिफ्यूजन का मतलब क्या होता है? फैलाव, कंप्लीट डिफ्यूजन एंड आइसोलेशन ऑफ हर्ट्स इन द एंटायर एरिया। These are formed because if the scarcity of arable land, अगर एरेबल लैंड या अगर खेती बाड़ी की ज़मीन की अगर कमी हो, पानी की कमी हो, फ्लैट लैंड की कमी हो, रहने के लिए बेहतर कंडीशंस की कमी हो, तो जहाँ पे उन्हें बेहतर कंडीशंस मिलता है वहाँ पे लोग रह लेते हैं। लेकिन सभी लोग हर जगह पे एक साथ नहीं रह सकते क्योंकि उतने बड़े एरियाज़ में, हॉस्टाइल माउंटेनियस एरिया में, प्लेटू एरिया में, वैली एरिया में, वाटर लॉक्ड एरिया की बात करें तो वहाँ पे बहुत बड़ा एरिया फेवरेबल कंडीशंस प्रोवाइड नहीं कर रहा था, इसलिए जिसको जहाँ पे सुविधा मिली वो वहीं पे बस जाता है। इस कारण से आइसोलेटेड सेटलमेंट का डेवलपमेंट ज़्यादा रिमोट हॉस्टाइल एरिया में हमें ज़्यादा बेहतर तरीके से डेवलप होता हुआ दिखता है। वाटर एंड दे हैव लेस फर्टाइल सॉइल, दे आर फाउंड ऑन द स्लोप्स ऑफ हिमालयाज, राजस्थान एंड ईस्टर्न हिमालय। अब देखिए ये सारे एरिया, चूंकि आप लोगों ने क्लास 11 में इंडिया के फिजिकल एनवायरनमेंट में फिजिकल फीचर्स को भी पढ़ा है, तो वहाँ पे आप समझ सकते हैं कि राजस्थान के वेस्टर्न पार्ट का क्या कंडीशन है, हिमालय का क्या कंडीशन, और ईस्टर्न हिमालय कितना हॉस्टाइल, कितना डेंसली फॉरेस्टेड, लेस पॉपुलेटेड एरिया के साथ हमें दिखता है। तो इस डिस्कशन के द्वारा हमने रूरल और अर्बन सेटलमेंट के बारे में बताया, ह्यूमन सेटलमेंट का मतलब क्या है, टाइप और पैटर्न में क्या डिफरेंस है, और अलग अलग टाइप के रूरल सेटलमेंट्स लाइक क्लस्टर्ड, सेमी क्लस्टर्ड, हैमलेटेड और
हमने यहाँ पे आइसोलेटेड को इन डिटेल डिस्कस करने की कोशिश करी है। आई होप इस डिस्कशन से ह्यूमन सेटलमेंट के टाइप्स के बारे में आपकी एक बेहतर अंडरस्टैंडिंग बनी होगी। फिर भी डाउट्स अगर रहते हैं, किसी प्रकार के क्वेश्चंस, किसी प्रकार की क्वेरीज हैं, तो आप उसे कमेंट बॉक्स में रखें, हम वहाँ पे उसके आंसर करने की पूरी कोशिश करेंगे। सो थैंक यू सो मच ऑल।